हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर पढ़ेंगे ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स कंट्री कौन से हैं। बहुत क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, ब्रिक्स कंट्री कौन सी हैं, उसके बाद लेटेस्ट मेंबर कौन से हैं, अगली समिट कहां पर होगी, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। यूपीएससी से लेकर आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, यूपीएससी डिफेंस एनडीए सीडीएस का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर आपका रेलवे का एग्जाम हो, या फिर आपके एसएससी एग्जाम हो, सभी जगहों पर ये पूछा जाता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं ब्रिक्स के बारे में। आप अपने मन से खुद सोचिए कि ब्रिक्स के बारे में क्या जानते हैं, इंडिया में सबमिट होने वाली है, कितने मेंबर हैं, लेटेस्ट कौन से हैं, और हाल फिलहाल में कई एग्जाम में प्रश्न आए हैं। तो शुरू करेंगे भाई ब्रिक्स के बारे में, यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस, तो यहाँ पर देखते हैं भाई, इनका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए कि ये जो ब्रिक नाम है, सबसे पहले ब्रिक बना था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना 2001 में बाय जिम ओ नील। तो गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिक्स के हैं यहाँ पर। तो इनके मतलब ये एक संस्था है, इसके अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्या था, यानी फास्ट ग्रोइंग जो इकोनॉमीज हैं उनके लिए क्या है, ग्रुप की बात करी थी किसने, ओ नील ने। ठीक है, ये गोल्डमैन सैक्स में क्या थे, यहाँ पर अर्थशास्त्री, इकोनॉमिक्स थे। तो ये ब्रिक जुड़ा था, क्लियर। उसके बाद क्या है, फॉर्मुलाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक मेंबर मिनिस्टर इन 2006। तो मिनिस्ट्रियल लेवल पर 2006 में बैठक होती है, और फाइनल जो रूस के याकातेरिनबर्ग में हुआ था। ठीक है, तो याकातेरिनबर्ग में 2009 में फाइनली क्या बना, ये यहाँ पर ब्रिक बना। उसके बाद 2011 में ऑफिशियली इसने, देखिए बात हुई थी 2010 में ये जुड़ेंगे, और ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया 2011 में साउथ अफ्रीका। क्लियर, कब शामिल होने की बात करी गई थी, 2010 में। उसके बाद देखते हैं प्रेजेंट टाइम में मेंबर कौन कौन से हैं। 2024 में कौन जुड़ा है, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई बिकम फुल मेंबर, यानी पूर्ण रूप से। अब इंडोनेशिया पूर्ण रूप से शामिल हुआ है, ये लेटेस्ट मेंबर है। ठीक, और 11th मेंबर है। ये बहुत पूछा जा रहा है इंडोनेशिया के बारे में भी, मैं इमेज के माध्यम से भी आपको बताऊंगा। तो पहली बात किसने बताया था, जिम ओ नील ने, ये एक अर्थशास्त्री हैं। ब्रिक शब्द था पहले, फिर 2009 में ये पूरा याकातेरिनबर्ग में रूस में पहली मीटिंग होती है, तो ये ब्रिक बना। फिर 2010 में घोषणा होती है कि रूस जुड़ेगा, सॉरी सऊदी अरब ये जुड़ेगा, साउथ अफ्रीका। तो ये टोटल बन गए यहाँ पर ब्रिक्स। उसके बाद 2024 में आप देख रहे हो कि यहाँ पर 5 मेंबर जुड़े। ठीक है, तो हो गए कितने, 5, 10, और ये लास्ट में जुड़ा 11वां इंडोनेशिया। तो देखते हैं भाई इनका क्या काम है। भाई कोर पिलर्स ऑफ कॉपरेशन जो है, इसमें इसकी बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, यानी कि राजनीति और सुरक्षा पर ये बात करेंगे। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, क्योंकि देखिए फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, क्लियर। और पीपल टू पीपल एक्सचेंज, तो यानी कि यहाँ पर क्या करें, सांस्कृतिक और पारस्परिक संपर्क होगा इन देशों के बीच में, क्लियर। अब यहां पर बात करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है। कह रहे अनलाइक ट्रेडिशनल बॉडी लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स फंक्शन एज एन इनफॉर्मल mechanism without a permanent character or executive secretarial. It operates through key financial solution. यानी देखो जैसे वर्ल्ड पे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक काम करते हैं, तो उनकी जगह पर ये एक ब्रिक्स एक अनौपचारिक तंत्र है, यानी इसको पूरा वर्ल्ड नहीं मानना है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक पूरा वर्ल्ड मानता है, पर ये अपना ग्रुप है। ठीक है, अब इसका कोई सेक्रेटरिएट या चार्टर तो है नहीं, ये लोगों ने, ग्रुप के मेंबर्स ने अपना खुद का नियम कानून बना रखा है। अब इसी ब्रिक्स के अंदर आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। ठीक, तो यहां पर क्या है कि जब 6 ब्रिक्स सबमिट हुई थी ब्राजील 2014 में, तो यहां पर क्या किया गया था, इसके माध्यम से, इसको फोर्टालेजा घोषणा पत्र कहते हैं। देखिए फोर्टालेजा जो है वो जगह है जहां पर होता है वही मान लिया जाता है। जैसे मॉन्ट्रियल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, क्लियर। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो क्या है, जगह है। इस तरीके से चीजें हैं। उसके बाद यहां पर क्या है, इनिशियल ऑथराइज कैपिटल। देखिए 100 बिलियन यूएस डॉलर इसकी शुरुआती पूंजी से इसकी शुरुआत करी गई थी, क्लियर। तो ये ब्रिक्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं, और भी देख लेते हैं बात इसके बारे में। तो मैंने बताया कि जितने भी संस्थापक सदस्य हैं उनके पास मतदान का अधिकार है, क्लियर। ब्रिक्स उन उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषित करती है, फाइनेंस। इसके बाद क्या है, कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था क्या है इसमें, कह रहे हैं कि भाई लिक्विडिटी के दबावों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए ढांचा है। अभी आप जैसे देखिए कि रूस में क्या हुआ, कि जब रूस यूक्रेन से वॉर लड़ा, तो एक स्विफ्ट टेक्नोलॉजी है, स्विफ्ट। जैसे हम लोग पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इससे हम लोग पेमेंट करते हैं, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे कोई लेन देन होता है तो वो स्विफ्ट के माध्यम से होता है। रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पर क्या बात हो रही है कि भाई अब सोचो, अगर मान लीजिए ऐसे ग्रुप में कहीं और कुछ गड़बड़ हुई, तो एटलीस्ट ब्रिक्स कंट्री के पास अपने पास एक ऑप्शन है कि खुद की करेंसी बना ले। हालांकि इसमें बातचीत चल भी रही है। सदस्य देशों को अल्पकालिक भुगतान संतुलन से निपटने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट से निपटने के लिए भी ये ब्रिक्स बैंक काम करेगी। अब देखें ब्रिक्स का हम समझते हैं कि जियो पोलिटिकल और इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंट क्या है। वर्ल्ड की 49% आबादी, लगभग 50% आबादी है। वर्ल्ड की जीडीपी का 40% इन देशों से है और ट्रेड में 26% योगदान है। तो सोचिए, विश्व की आधी आबादी, देखिए चाइना, इंडिया इसी में शामिल है, फिर ब्राजील है, रशिया है ना। तो इस तरीके से साउथ अफ्रीका है, अब तो इंडोनेशिया भी आ गया है, यूएई आ गया है, इजिप्ट आ गया है, ईरान आ गया। तो ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, इतनी पॉपुलेशन है प्लस जीडीपी में योगदान है और वर्ल्ड में। ये लाइन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। अगला है ग्लोबल साउथ की आवाज, एक्ट एज अ प्रीमियर अल्टरनेटिव फोरम ऑफ डेवलपिंग नेशन। देखो, ग्लोबल साउथ का मतलब होता है जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं उनकी बात हो रही है। अब देखिए, जो वर्ल्ड में यूनेस्सी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनमें देख रहे हो कि प्रभाव क्या रहता है इस मंच पर। इसमें सुधार करी जा रही है। इससे अच्छा है कि भाई इस ग्रुप को और मजबूत किया जाए, ताकि वर्ल्ड में क्या होगा कि भाई जो कॉपरेशन होगा, फाइनेंशियल, कल्चरल, पॉलिटिकल, ये सब इकोनॉमिकल, सब चीजों का यहाँ पर होगा। डी डॉलराइजेशन, मतलब कि ब्रिक्स चाह रहा है कि हम लोग डॉलर पे डिपेंड ना रहें, इनकी खुद की करेंसी हो जाए। तो पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए लोकल करेंसी में व्यापार निपटाने पर सक्रिय जोर। अभी आप देख रहे हो ना कि भाई ये डॉलर, अब इंडियन रुपी लगभग 100 रुपए हो गया है, एक यूएस डॉलर के बराबर। तो सोचिए, इतना महंगा अगर होता जा रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, रुपए की वैल्यू गिर रही है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो ट्रेड है वो महंगा पड़ जाएगा। जब इंडिया में सामान आएगा महंगा तो बिकेगा भी महंगा। और आजकल आप देख रहे हो कि हम लोग एक इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ रही है। क्लियर। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। तो हमारे पास जब प्रोडक्ट महंगा आएगा तो देश में महंगा बिकेगा। बाकी कुछ पॉलिसीज पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट उस पर अपना काम कर रही है। अगला है, ब्रिक्स के सामने चैलेंज क्या है भाई। देखो, आंतरिक मतभेद, पहली बात जैसे भारत चीन सीमा विवाद, आर्थिक विश्वास की कमी। अब देखो, अगर मेंबर बढ़ना चाहते हो तो ब्रिक्स में चाइना क्या चाहता है कि पाकिस्तान की एंट्री। अब आप चाहते हो कि भाई पाक जो हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक में पैसा रखे और पाकिस्तान को फंडिंग मिले, और पाकिस्तान वही पैसा इंडिया के खिलाफ आतंकवाद के रूप में यूज करे, तो ये तो हम नहीं चाहेंगे। तो चूंकि संस्थापक सदस्य जब तक परमिशन नहीं देंगे तब तक ये शामिल नहीं हो पाएंगे। चाइना हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान शामिल हो जाए। क्लियर। अब ब्रिक्स प्लस बेहद विभिन्न राजनीतिक संरचनाएं, जैसे अपने यहां देखो इंडिया में लोकतंत्र है, चाइना में डेमोक्रेसी तो नहीं कहोगे बट एक सिंगल पार्टी है, तो उन लोगों ने उस तरीके से काम कर रखा है। तो हर देश में जो कह सकते हो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अलग अलग है। क्लियर। जिस वजह से क्या हो पाता है, यहाँ पर चीजें बन नहीं पा रही, हालांकि सभी देश मिलकर सहयोग कर रहे हैं। चीन का अत्यधिक बड़ा आर्थिक आधार कभी कभी ब्लॉक के एजेंडे को उसी अपनी पहल, जैसे बीआरआई, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा देने की ओर झुका है। जैसे देखो, ये अपना इंडिया है ना, ये इंडिया है। चाइना इधर सीपेक ले जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर, चाइना और रास्ते अपना रहा है। तो जो हमारे ही हित अगर प्रभावित होंगे तो आपस में चुनौतियां तो होंगी होंगी। तो ये जो मतभेद हैं, इनके बारे में जब आप कभी मेंस आंसर लिखोगे पीसीएस में, यूपीएससी में, तो वहां पर भी इनको यूज हम कर सकते हैं। अगला क्या है भाई, पश्चिमी विरोधी बनाम गैर पश्चिमी। रूस, ईरान ब्रिक्स को अमेरिका के पश्चिम के खिलाफ एक भू राजनीतिक उपकरण के रूप में देखते हैं। भाई आपने भी देखा, ईरान यूएसए से क्यों भिड़ गया, क्योंकि इनकी मदद कौन कर रहा था, रूस भी कर रहा था और चाइना कर रहा था। अब भारत और ब्राजील क्या कर रहा है, सोच रहा है कि हम संतुलन बना ले, लेकिन ये संतुलन बन कहां पा रहा है। अगर संतुलन बनता तो चीजें बैलेंस हो जाती, युद्ध खत्म हो जाता और व्यापार सही चल रहा होता। अभी आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से कितना क्योस देखने को मिला, चीजें महंगी हुई, बहुत सारे शिप को मार गिराया गया, माइंस बिछा दी गई ईरान के द्वारा, फिर ईरान के को भी काफी क्षति पहुंचाई गई। ईरान उठकर अगल बगल की यूएई, सऊदी अरब जैसे देशों में हमला करने लगा। तो काफी क्योस मचा हुआ यहाँ पर। अब देखिए इंडिया का रणनीतिक हल क्या है। ब्रिक्स भारत को वैश्विक शासन में एक मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिमी एक तरफा प्रभुत्व को रोकने में मदद करता है। यानी अब हम वेस्ट पे ना डिपेंड रहे। वेस्ट का मतलब है जैसे अब हम अमेरिका पे डिपेंड, फ्रांस पे, इटली पे नहीं, इटली भी कह सकते हो, है ना, समझ तो गए होगे कि यूके भी इंपॉर्टेंट है इसमें पश्चिम देशों में। अगला है चीन को संतुलित करना। ब्रिक्स के सक्रिय रूप से भाग लेकर यह सुनिश्चित करता है कि चीन का एक तरफा ग्लोबल साउथ के नेतृत्व पर कब्जा न कर ले। देखिए इंडिया भी खुद को मानता है कि वी आर द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। इट मींस
इंडिया लीड कर रहा है डेवलपिंग नेशंस को, जिससे कि उसमें भी सहयोग हो और ये चीजें सभी देश मिलकर क्या करें, अच्छा कर लें। अगला है संस्थागत सुधार। यहां पर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत स्थायी सीट के लिए दबाव बनाता है। देखिए, अब यहां पर थोड़ा हम आपको क्लियर कर दे, यहीं पर थोड़ा सा देखो, पहले मैं इसको यहां पर सही कर दूं, फिर आपको बता देता हूं। यहां पे बता देते हैं, देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर हैं, ठीक है। अब इसमें से एक है P5 और एक है 10 नॉन NP, मतलब नॉन परमानेंट। तो ये जो नॉन परमानेंट है 10 मेंबर 2 साल के लिए चुने जाते हैं और बदलते रहते हैं। भारत अब तक 8 बार इसमें चुना जा चुका है। भारत चाह रहा है कि हम परमानेंट 5 में आ जाए। अभी USA है, अभी ब्रिटेन है, अभी रूस है, अभी चाइना है और अभी फ्रांस है। ये 5 मेंबर जो हैं P5 में है और इन्हीं के पास वीटो पावर है। अगर ये पांचों में से एक ने भी असहमत कर दिया कि भाई हम इस जगह पे अटैक नहीं करेंगे, तो वो नहीं माना जाएगा। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग होने के बाद युद्ध होता है, अगर दो देश आपस में पहले ही लड़ जाएं तो देन दैट इज डिफरेंट थिंग, लाइक रशिया एंड यूक्रेन, US और ईरान। अगर ये मीटिंग होके करते और इसमें से कोई एक देश पीछे हट जाता, ऑब्वियस सी बात, अगर US ईरान मैटर में सिक्योरिटी काउंसिल में बैठक होती तो ईरान की तरफ कौन बोल देता, रशिया बोल देता, चाइना बोल देता। जैसे कारगिल वॉर के समय 1971 में, और फिर मतलब जो कारगिल 99 वाला हुआ था, और 1971 जो पाकिस्तान के साथ हुआ था, बांग्लादेश बना था, उस समय भी भाई जो रूस है वो इंडिया की तरफ झुकाव लिए था। तो उस तरह की चीजें आपको देखने को मिली। क्लियर। अब बात करते हैं रूस के थोड़ा सा, सॉरी, इसके बारे में वर्तमान में अध्यक्षता और क्या शिखर सम्मेलन है। देखिए, इंडिया होल्ड द ब्रिक्स चेयरशिप 2006, ये अक्टूबर में होगी। कब होगी? अक्टूबर में। अभी मैं डिटेल आगे बताऊंगा। इसका थीम बहुत, ये तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कहां होगी? थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। तो 18वीं ब्रिक्स समिट, ये सितंबर लिखा है बट मोस्ट प्रोबेबली सितंबर और अक्टूबर के बीच में होगी। 2025 वाली कहां हुई थी? तो इसको 17th ब्रिक्स समिट कहते हैं, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो सिटी में हुई थी और जुलाई में हुई थी। यहां पर थीम था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ की बात यहां पर थी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि भाई करंट में चेयर कौन करेगा, पिछले साल कहां हुई थी, कितने मेंबर हैं, कब बना, किसने थॉट दिया था। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपसे बहुत डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न आपके बनते हैं। अब देखते हैं वर्तमान में क्या है। तो 11 फुल मेंबर है और इनके बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। अब इसको ठीक से समझ लीजिए। सबसे पहले ब्रिक्स में 2009 रशिया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। 2010 में कौन बना? साउथ अफ्रीका, मैंने ऊपर बताया भी था। फिर ब्रिक्स प्लस मेंबर कौन है? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE और इंडोनेशिया। अरे इसको E2 I2 यू कर लो, है ना, समझ गए होगे। E2 में इजिप्ट, इथोपिया, I2 में ईरान और इंडोनेशिया, UAE। ठीक है, क्लियर। तो आप इसको समझ गए होगे भैया, कैसे याद करना है, आप याद कर लो। पार्टनर स्टेट कौन सा अपने पास? बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, म्यांमार और उज्बेकिस्तान। मेंबरशिप के लिए किसने अप्लाइड किया है ये देख लो। तो सऊदी अरब अभी पेंडिंग है, मलेशिया, अजरबैजान, ये पूरी लिस्ट है। तो भाई इनका तो अभी कंसिडरेशन तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें ग्रुप्स मेंबर की वो चाहिए होगा, क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं, सहमति चाहिए होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया इसको अपोज ही करेगा कि भाई क्यों हम लोग जो अपना पैसा या सब चीजें इकट्ठा करें और उसको कौन यूज कर ले? पाकिस्तान भारत के ही खिलाफ करे, सीमा पर आतंकवाद फैलाए, इंसर्जेंसी करे, है ना, एक्सट्रीमिज्म करे। तो इस तरह की चीजें ना होने पाए। तो फिलहाल इस चार्ट का भैया स्क्रीनशॉट ले लो, PDF हम टेलीग्राम ग्रुप जीके भाई ब्रजेश सर पे डाल देंगे, वहां पर ले लीजिएगा, जीके भाई ब्रजेश सर, वहां टेलीग्राम ग्रुप पर ये अपलोड हो जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर अभी मैंने बताया था इंडिया होस्ट 2026 ब्रिक्स समिट। इंडिया चेयर करेगा और कौन से नंबर की करेगा? 18वें नंबर की करेगा। 14 से 16 अक्टूबर के बीच में करेगा और नई दिल्ली में होगी। कौन करेगा? इंडिया। कौन सा समिट? 2026 की। कितने नंबर की है? 18वें नंबर की। ये है डेट, कहां होगी? नई दिल्ली। अब ऑप्शन में अहमदाबाद आ जाए, नोएडा आ जाए, लखनऊ आ जाए, तब आप फंसोगे वहां पर। तो जो की पॉइंट आपको हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देख रहे हो भाई, ये जब सारे मंत्री लोग हैं, सॉरी,
मतलब हेड है स्टेट के। स्टडी टॉक ऑन ट्रेड, एनर्जी एंड कॉपरेशन, किस पे बात होगी? व्यापार पे, एनर्जी पे, कॉपरेशन पे। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल इकोनॉमिक अलायंस, यानी कि जो आर्थिक जो कह सकते हो ग्रुप्स बने हुए हैं उनको हमें मजबूत करना है, क्योंकि वेस्ट वाले ही कंट्री ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। एक तरफा व्यापार ना हो, एक तरफा डिपेंडेंसी ना हो, उसको कम करने के लिए यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स, तो भैया मार्केट भी क्या कहते हैं उसको भी मजबूत बनाना है। क्लियर? एक ही जगह कोई चीज अवेलेबल ना रहे। अब देखो 11 ये पूरे, भाई अभी मैंने इमेज के माध्यम से मैंने सब बता रखा है, और वो वाला फ्लो चार्ट आपने जो देखा, बिल्कुल अच्छे से इसको देख लीजिए। इन्हीं में से चीजें आपकी पूछी जानी है। अब देखो आगे मेंस में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ब्रिक्स केवल एक चर्चा मंच से बदलकर परिणाम उन्मुखी बहुपक्षीय स्तंभ बनाना होगा। लाइक अगर आपसे आज एक कंक्लूजन क्या लिखेंगे तो हमें बताना है कि भाई ये क्या है, कि भाई रिजल्ट ओरिएंटेड बन रहा है, रिजल्ट फोकस है, एग्जीक्यूशन फोकस्ड है। क्लियर? ब्रिक्स पश्चिमी देशों के साथ साझेदारी का विकल्प नहीं है, बल्कि मल्टी अलाइनमेंट नीति का परिणाम है। कई सारे देश हैं और उसमें ग्लोबल साउथ की भी आवाज को उठाना है, एक मार्केट तैयार करना है, डी डॉलराइजेशन पर जोर देना है, जिससे कि डॉलर पर डिपेंडेंसी ना रहे, और लोगों के जो मतलब लोगों से मतलब यहाँ देश का व्यापार भी ना प्रभावित हो। तो उम्मीद है कि सारे पॉइंट आपको ब्रिक्स के बारे में समझ में आए होंगे। भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जीके बाई ब्रजेश सर, जीके बाई ब्रजेश सर, वहां पर आपको नोटिफिकेशन, लिंक, करंट सब चीजें वहां पर हम अपलोड करते हैं। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो भाई ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाइए, और पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। आपकी कह सकते हो एसएससी सीजीएल के लिए आपकी लगातार क्लासेस में ला रहा हूं। 4 सेट हो चुके हैं और आगे भी आएंगे। टोटल 4 सेट में आप देखोगे केवल 20 क्वेश्चन के साथ हम उसका एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। पॉलिटी की क्लासेस लगातार अपलोड हुई हैं, ज्योग्राफी की चल रही हैं, उस पर भी लगातार क्लासेस आती रहेंगी। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीजों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।